दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड के कहानी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह कहानी छोटा राजन और दत्ता सामंत की होने वाली है। 29 जुलाई 2023 को एक खबर आई कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा राजन को दत्ता सामंत की हत्या के मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव और गवाहों के मुकर जाने की वजह से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि सरकारी वकील राजन के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। अब कौन थे ये दत्ता सामंत और छोटा राजन ने इसे क्यों, कब और कैसे मरवाया था? साथ में हम यह भी देखने वाले हैं कि क्या इस केस से बरी हो जाने के बाद छोटा राजन जेल से बाहर आ पाएगा। काफ़ी कुछ है जानने के लिए आपके पास आज के इस वीडियो में, इसलिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि ये दत्ता सामंत थे कौन। दत्ता सामंत का पूरा नाम दत्तात्रेय नारायण सामंत था। वे पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन मजदूरों के बीच उनकी जबरदस्त पकड़ थी। वजह यह थी कि जब वह मुंबई के घाटकोपर में मेडिकल प्रैक्टिस किया करते थे, तब उनके पास काफ़ी ऐसे मिल मजदूर आते थे जिनके पास रुपया नहीं के बराबर होता था। इसके बाद वे सोचते कि जो मजदूर दिन भर मिलों में काम करते हैं, उनके पास अपनी बेसिक नीड के पैसे क्यों नहीं होते हैं। इसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि इन वर्कर्स की दिन की सैलरी बहुत कम होती है, उतनी जितनी से ये अपना और अपने परिवार का सिर्फ पेट भर सकते हैं। इसी के बाद वह उनके हक की लड़ाई लड़ना शुरू किए और वह मिल मजदूरों के बीच डॉक्टर साहब के नाम से विख्यात हो गए। साल 1972 में दत्ता सामंत ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था। हालांकि काफ़ी कम समय में ही उनका पार्टी पॉलिटिक्स से मोह भंग हो गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, जिसके बाद दत्ता सामंत को भी जेल जाना पड़ा। इसके बाद साल 1980 आते आते दत्ता सामंत की पहचान एक बड़े ट्रेड यूनियन नेता के रूप में होने लगी थी। दत्ता सामंत का कद इतना ज़्यादा बड़ा था कि मिल के मालिक मजदूरों की मांगों के संदर्भ में उनके घर जाकर अपनी रजामंदी देकर आया करते थे। दत्ता सामंत के नेतृत्व में ही साल 1982 के जनवरी महीने में मुंबई शहर की कपड़ा मिलों के 2 लाख मजदूर बेमियादी हड़ताल पर चले गए थे। पूरे देश में यह हड़ताल चर्चा का विषय बन गया। उस समय यह हड़ताल 2 सालों तक चला था। तब दत्ता सामंत ने मिल मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी 670 रुपये से बढ़ाकर 940 रुपये देने की मांग की थी। हालांकि इस मांग को मिल मालिकों ने मानने से इनकार कर दिया था। तब हड़ताल को खत्म करवाने के लिए अर्धसैनिक बल तक को बुलाना पड़ गया था। इस दौरान दत्ता सामंत की मिल मजदूरों के बीच इतनी गहरी पैठ बन चुकी थी कि उनके एक इशारे पर मिलों में ताला लग जाया करता था। इमरजेंसी के बाद वह इस बात को समझ गए कि असली ताकत पॉलिटिक्स में आने के बाद ही मिलती है। अगर मुझे इन वर्कर्स के लिए कुछ करना है तो उसके लिए एक्टिव पॉलिटिक्स में आना बेहद जरूरी है। इसीलिए वह साल 1984 में हुए लोकसभा का चुनाव लड़े। उनकी कामगारों के बीच लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि जब इंदिरा गांधी की मौत के बाद सहानुभूति के रूप में अकेले कांग्रेस को देश में 400 से ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन इसके बीच दत्ता सामंत एकमात्र ऐसे नेता थे जिनको मुंबई की साउथ सेंट्रल सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत मिली थी। इस जीत के साथ ही वह देश के बड़े मजदूर नेताओं में गिने जाने लगे थे। 80 के दशक का आखिरी साल, ये मुंबई शहर का वो दौर था जब यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का एक दूसरा रूप अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में अब गैंग वॉर आम बात हो गई थी, जो आए दिन मुंबई की सड़कों पर देखने को मिलता था। आगे चलकर कुछ ही सालों के बाद इस शहर को अंडरवर्ल्ड ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी था डी कंपनी और उसके गुर्गे। जब यह शहर पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड की चपेट में आ गया, तब यहाँ रहने वाले रसूखदार लोग, चाहे वो कोई फिल्मी हस्ती हो, बिजनेसमैन या बिल्डर्स, वे सब किसी भी तरह के समस्याओं को सुलझाने के लिए अब पुलिस के पास नहीं बल्कि गैंग लीडर्स के पास जाने लगे थे। डी कंपनी, गवली गैंग और नाइक गैंग। इस समय में इन्हीं तीनों की तूती इस शहर के अंदर बोल रही थी। ये सभी गैंग अपने पास एक से बड़े एक बिजनेसमैन को रखते थे और उसी से उसकी ताकत का अंदाजा भी लगता था कि कौन बिजनेसमैन किसका शागिर्द है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब तक इस शहर को अंडरवर्ल्ड ने अपने कब्जे में ले लिया था और अब आगे की कहानी सुनिए। 90 के दशक के शुरुआती सालों में मुंबई ब्लास्ट होता है और यहां से मुंबई अंडरवर्ल्ड का समीकरण बदलने लगता है। मुंबई ब्लास्ट के बाद डी कंपनी 2 हिस्सों में बंट जाती है और दाऊद का सबसे खास सिपाही छोटा राजन उससे अलग हो जाता है। क्योंकि डी कंपनी तो पहले से ही एस्टैब्लिश थी, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता तो नहीं था, लेकिन छोटा राजन जो अभी अभी अपना गैंग बनाया था, उसे खुद को साबित करना था कि वो भी अंडरवर्ल्ड का एक प्लेयर है। इसलिए राजन अब जहां तहां अपना हाथ मारने लगा। एक्सटॉर्शन से लेकर सुपारी किलिंग और ऐसे ही कुछ कामों में वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। इधर छोटा राजन अपने गैंग को बड़ा करने में लगा हुआ था और उधर दत्ता सामंत के नेतृत्व में कामगारों का संगठन एक नया रूप ले रहा था। हालांकि इस समय तक मुंबई से ज़्यादातर टेक्सटाइल मिल्स बाहर जा चुके थे और बाकी जो बचे थे वे कामगारों को वो सुविधा नहीं दे पा रहे थे जिसके वह हकदार थे। उन्हीं मजदूरों के लिए जब एक बार फिर दत्ता सामंत आगे बढ़े तो अब वह मिल मालिकों के नज़र में आ गए। उन लोगों को लगा कि अगर यह शख्स रास्ते से हट जाए तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी और यहीं से दत्ता सामंत की सुपारी निकल गई। ये सुपारी दिया किसने, यह तो कोई भी कभी भी नहीं जान पाया, लेकिन इसे लिया था छोटा राजन ने। 16 जनवरी 1997 का दिन। इस दिन दत्ता सामंत अपने टाटा सुमो गाड़ी से अपने पवई स्थित घर से निकलकर घाटकोपर में अपने अस्पताल में जा रहे थे। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि साइकिल पर सवार एक आदमी उसकी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा है। दत्ता सामंत को लगा कि शायद वो कोई मिल मजदूर हो, इसीलिए वह अपनी गाड़ी को स्लो किए और शीशा नीचा कर दिए। उसी समय 4 लोग उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। दत्ता सामंत को कुल 17 गोलियां लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद वे चारों बंदूकधारी मौके से बाइक पर फरार हो गए। दत्ता सामंत के मौत के बाद शहर में जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे। इस मर्डर में सबसे बड़ा नाम छोटा राजन का आया, लेकिन वो तो देश में था ही नहीं। फिर फाइनली 8 सालों के बाद 10 अप्रैल 2005 को 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुकदमे के पहले चरण में जुलाई 2000 में फैसला सुनाया गया था। तब राजन के खिलाफ मामले में गैंगस्टर गुरु साटम और राजन के भरोसेमंद रोहित वर्मा को फरार आरोपी के रूप में दिखाया गया था और उनका मुकदमा अलग कर दिया गया था। राजन को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसके खिलाफ दर्ज सभी मामले सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिए। इसके बाद अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील ने दावा किया कि डॉन छोटा राजन ने ही दत्ता सामंत की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन विशेष न्यायाधीश AM पाटिल ने 29 जुलाई 2023 को फैसले में कहा कि ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि राजन ने ही यह साजिश रची थी। अदालत ने कहा, महत्वपूर्ण गवाह मुकर गए। उन्होंने सरकारी वकील की दलीलों को नहीं माना। अन्य गवाहों की गवाही आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से छोटा राजन को दत्ता सामंत के मर्डर वाले केस से बरी कर दिया। बावजूद इसके छोटा राजन के जल्द जेल से रिहा होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। दरअसल छोटा राजन के खिलाफ देश के विभिन्न शहरों में दर्जनों मामलों में मुकदमे चल रहे हैं, जो आने वाले कई सालों तक ऐसे ही चलते रहेंगे। तो यही थी दत्ता सामंत और उनके मर्डर की कहानी, जिसके केस से छोटा राजन को बरी किया गया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।